आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। जिसने भी मूवी देखी या तो वो शख्स पागल हो गया या फिर उस शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस थिएटर में ये मूवी लगी थी उस थिएटर में इस फिल्म को देखने वाले लोग या तो एक दूसरे को मारने लगे या फिर उस पूरे थिएटर में आग लग गई, जिस वजह से कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। और यहाँ से शुरुआत हुई एक ऐसी मूवी की जिसको सबसे ज्यादा शापित मूवी का दर्जा दुनिया में लोगों के बीच मिला। जी हाँ, ये शापित कहानी है एक शापित मूवी की जिसका नाम है एंट्रम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा शख्स है दुनिया में जो इस फिल्म को देखने के बाद भी जिंदा बचा हो, तो यकीन कीजिएगा मैं आपको इस मूवी के बारे में सब बताऊंगा। इस मूवी से जुड़ी सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सन 1979 में एंट्रम नाम की एक मूवी अंग्रेजी भाषा में बनाई गई, लेकिन जाहिरी तौर पर यह एक बल्गेरियन मूल की फिल्म थी। एंट्रम को बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिट किया गया, लेकिन हर फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को सिर्फ रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मूवी को लेकर एक खास बात नोटिस की गई। जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स में इस मूवी को रिजेक्ट किया गया था, उन हर एक फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर्स की मौत बड़ी ही रहस्यमय तरीके से हो गई। वैसे तो अपने आप में ही ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन उस वक्त इस बात पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया और इस फिल्म के बारे में 1979 के बाद के सालों में किसी ने भी नहीं सुना। पर अचानक ही ये फिल्म दोबारा सन 1988 में फिर से बड़े ही रहस्यमय तरीके से बुदापेस्ट के एक थिएटर में दिखाई दी। और इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसमें 36 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। जिस दिन बुदापेस्ट के थिएटर में इस फिल्म को पहली बार दिखाया गया, उसी दिन उस थिएटर में आग लग गई और उस आग में जलकर 36 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। शुरुआती जांच में पता चला कि यह आग की घटना फॉल्टी स्क्रीन प्रोजेक्टर की वजह से हुई है, लेकिन थॉर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह आग उन लोगों में ही बैठे किसी सरफिरे शख्स ने लगा दी थी। इसके बाद कुछ और साल गुजर गए और किसी ने भी इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं सुना। लेकिन फिर तीसरी बार साल 1993 में कैलिफोर्निया के एक थिएटर में यह फिल्म दिखाई दी और इस बार जैसे ही फिल्म की शुरुआत हुई तभी उस थिएटर में बैठे लोगों ने एक दूसरे को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। और बड़ी ही अफसोस की बात है कि इस मारकाट में एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच हुई तो पता चला कि उस थिएटर के ही एक कर्मचारी ने पॉपकॉर्न में एक बेहद ही नशीला पदार्थ मिला दिया था और हम सब उस नशीले पदार्थ को LSD के नाम से भी जानते हैं। और जब ये पॉपकॉर्न लोगों ने खाया तब वो लोग बेकाबू हो गए और एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन इस तीसरी स्क्रीनिंग के बाद इस फिल्म की सभी कॉपीज गायब हो गई और एंट्रम को सबसे शापित मूवी का खिताब मिला। साल 2018 में पूरे 25 साल बाद एंट्रम की एक कॉपी सामने आती है और जब मूवी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट एंट्रम की 35 mm रील की जांच करते हैं तो उसमें पता चलता है कि एंट्रम को बनाने में बहुत सी खास प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म में बेहद ही अलग साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया है जो फिल्म देखने वाले शख्स के अंदर एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन पैदा करता है। इस फिल्म में कुछ ऐसी इमेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है जो देखने वाले इंसान के अंदर एक भ्रम की स्थिति को पैदा करता है। मूवी एक्सपर्ट्स को यह भी पता चलता है कि इस फिल्म में कुछ स्नफ क्लिप्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो अचानक ही बीच बीच में कुछ मिली सेकेंड्स के लिए दिखाई पड़ती हैं। लेकिन उनका यह मानना है कि ये स्नफ क्लिप्स किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इसमें बाद में डाली गई हैं। मैं आपको बताता चलूं, स्नफ क्लिप्स उन वीडियोस को बोला जाता है जिनमें कुछ इंसानों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और यहाँ तक कि उन इंसानों को मार भी दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है जो ये फिल्म इतनी बदनाम है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बताऊंगा, मगर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हमेशा लेकर आता रहूं। एंट्रम के मूवी प्लॉट के अकॉर्डिंग साल 1979 में नेथन और ऑरेली नाम के दो भाई बहन अपनी माँ के साथ एक डॉग क्लिनिक में जाते हैं। वहाँ पर वो अपनी डॉग मैक्सिन का यूथेनाइजेशन करवाने जाते हैं, क्योंकि फिल्म के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैक्सिन ने नेथन के हाथ पर काट लिया था, जिस वजह से नेथन और ऑरेली की माँ ने फैसला किया कि अब मैक्सिन बहुत खतरनाक हो गई है और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जरूरी है कि मैक्सिन को यूथेनाइज करवा दिया जाए, यानी कि मैक्सिन को जहरीला इंजेक्शन लगवाकर मार दिया जाए। जब वेट मैक्सिन को यूथेनाइज कर देता है और मैक्सिन की मौत हो जाती है, तब नेथन की नजर क्लिनिक में लगी एक तस्वीर पर जाती है जिसमें लिखा था कि हर डॉग मरने के बाद जन्नत में जाता है। तब क्लिनिक से घर वापस लौटते वक्त नेथन ने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैक्सिन भी जन्नत में जाएगी, तो उसके इस सवाल पर नेथन की माँ कहती है कि नहीं, मैक्सिन जन्नत में नहीं जाएगी क्योंकि वो एक बुरी डॉग थी। जैसे कि भले ही मैक्सिन ने नेथन को काटा था, लेकिन फिर भी नेथन मैक्सिन से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि मैक्सिन नर्क में जाए। मैं ये सेंटीमेंट अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं और मैं भी उनको जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मगर ये सब सुनने के बाद नेथन को रात में बुरे सपने आने लगते हैं और उसको शैतान के विजर आने शुरू हो जाते हैं। नेथन बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। ये सब नेथन की बहन ऑरेली से नहीं देखा जाता
इसलिए वो नेथन के दिमाग को सुकून देने के लिए उसको बताती है कि उसके पास एक जादुई किताब है जो उसको उसके दोस्त आइक ने दी है, और उस किताब में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं जिनके जरिए वो दोनों नर्क में जा सकते हैं और वहां से मैक्सिन को आजाद कर सकते हैं, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि मैक्सिन स्वर्ग में चली जाएगी। ये सुनकर नेथन बहुत खुश हो जाता है और वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार भी हो जाता है। ऑरेली नेथन से कहती है कि नर्क में जाने के लिए हमें जो रिचुअल परफॉर्म करना है उसके लिए हमें पास के जंगल में जाना होगा, जिसको सुसाइड्स के लिए मशहूर माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि शैतान को जब जन्नत से फेंका गया था तब वो शैतान इसी जंगल में जाकर गिरा था। बस उन्हें वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर वो शैतान गिरा था और उसी जगह पर एक गड्ढा खोदना होगा जो उन दोनों को नर्क में ले जाएगा। नेथन मान जाता है और फिर दोनों उस जंगल में चले जाते हैं। वहां पर वो दोनों उस किताब के जरिए उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर वो शैतान गिरा था। उन दोनों को वो जगह मिल भी जाती है और उस जगह पर वो दोनों पेंटाग्राम का एक सिंबल बनाते हैं। आपको पता ही होगा कि पेंटाग्राम का साइन एक स्टार की तरह दिखाई देता है, जिसको शैतान का सिंबल भी माना जाता है। उस पेंटाग्राम के सिंबल के हर कोने पर वो लोग 5 धर्मों के पवित्र प्रतीकों को रख देते हैं, जो अल्टीमेटली उनका डेडिकेशन शैतान के प्रति दिखाता है। फिर वो दोनों एक प्रार्थना पढ़ते हैं और उस पेंटाग्राम के बीचों बीच एक गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है लेयर्स की। जी हाँ, उस जादुई किताब के अनुसार नर्क में पहुंचने के लिए उन्हें 5 परतों से गुजरना पड़ेगा और हर एक परत का अपना एक अलग नाम है, जैसे कि स्ट्रेटम 1 नेफेस्टस द फर्स्ट लेयर, स्ट्रेटम 2 मेलिफिकस द सेकंड लेयर, स्ट्रेटम 3 डेमोनियम द थर्ड लेयर, स्ट्रेटम 4 इनकार्नेटस एस्टमेटस द फोर्थ लेयर, स्ट्रेटम 5 एबिसिस द फिफ्थ लेयर। फर्स्ट लेयर यानी कि नेफेस्टस इंडिकेट करती है नर्क की उस दुनिया को जहां पर अधर्मी जीव रहते हैं और उन लोगों को सजा मिली है कि वो अनंत काल तक उसी लेयर में फंसे रहेंगे। सेकंड लेयर यानी कि मेलिफिकस इंडिकेट करती है उस लेयर को जहां पर नुकसान पहुंचाने वाले और काला जादू करने वाले लोग रहते हैं। थर्ड लेयर यानी कि डेमोनियम उस परत को दर्शाती है जहां पर राक्षस वास करते हैं, यानी कि वहां पर ऐसी ताकतें रहती हैं जो इंसान को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर आती है फोर्थ लेयर यानी कि इनकार्नेटस डेस्टमेटस उस चौथी परत को दर्शाता है जहां पर इंसान का बनाया हुआ अपना नर्क होता है। मतलब इंसान ने अपने जीवन में जो गलत काम किए होते हैं वही गलत काम उस इंसान के लिए वैसा ही नर्क बनाते हैं। अब आती है 5वीं और आखिरी लेयर यानी कि एबिसिस 5वीं और आखिरी लेयर होती है नर्क की, और एबिसिस ही होता है असली नर्क जहां पर शैतान वास करता है। इसको हम आसान भाषा में पाताल लोक भी बोल सकते हैं। जब ऑरेली और नेथन पहली लेयर खोद रहे थे तब उनको जापानीज भाषा में कोई इंसान फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है। जल्दी से नेथन भागते हुए उस आवाज की दिशा में जाता है। वहां पर उसने देखा कि एक जापानी शख्स काफी रो रहा था और एक लंबे चाकू से वो सेपकू परफॉर्म कर रहा था। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि सेपकू एक जापानीज सुसाइड फॉर्म है जिसमें एक इंसान अपने हाथ में चाकू या तलवार लेता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर नीचे की तरफ झुककर तलवार या चाकू को अपने पेट में घुसा लेता है। जैसे ही नेथन ने उस शख्स को सेपकू परफॉर्म करते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई और वो शख्स उन दोनों की तरफ देखकर चिल्लाने लगा और वहां से वो शख्स अपना सामान उठाकर चला गया। इसके बाद जब ऑरेली और नेथन अपने कैंप की तरफ जा रहे थे तब उनके रास्ते में सड़ती हुई लाशें पड़ी थी और वो लाशें इंसानों की थी जिन्होंने वहां पर सुसाइड किया था। लेकिन नेथन और ऑरेली उन लाशों पर कोई ध्यान नहीं देते। यहीं पर वो एंटर करते हैं सेकंड लेयर में जहां पर काला जादू अपनी पकड़ बनाता है। जब ऑरेली और नेथन अपने कैंप के पास पहुंचते हैं तब थोड़ी थोड़ी सी रात सी होने लगती है, इसलिए वो दोनों खाना पीना खाकर सोने के लिए कैंप में चले जाते हैं। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब नेथन को महसूस होता है कि कोई अननोन फोर्स यानी कि कोई अदृश्य शक्ति उसको स्क्रैच कर रही है, यानी कि उसको खरोच रही है। नेथन एकदम उठ जाता है और ऑरेली को अपनी आपबीती सुनाता है। तभी जब वो ऑरेली को सब कुछ बता रहा होता है उसी वक्त बहुत तेज हवा चलने लगती है और उनको एहसास होता है कि अब वो लोग थर्ड लेयर में पहुंच चुके हैं। उसी रात नेथन को झील के पास कैरोन दिखाई पड़ता है। आपको बताता चलो कि ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कैरोन नाम का एक सुपरनेचुरल जीव होता है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करता है। और उस कैरोन के नाव में नेथन को बिना कपड़ों के एक औरत दिखाई पड़ती है जिसको वो कैरोन दूसरी दुनिया में ले जा रहा था। जब नेथन सोने जा रहा था तब उसको चेन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई कुत्ता अपने गले में चैन डाले डाले घूम रहा हो, जिससे नेथन अंदाजा लगाता है कि ये सेरबरस है। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सेरबरस एक कुत्ता होता है जो कि नर्क के दरवाजे पर खड़ा होता है और वो नर्क से किसी आत्मा को बाहर नहीं जाने देता और ना ही किसी जिंदा चीज को नर्क में आने देता है। अगले दिन नेथन और ऑरेली को 2 अजीब से आदमी दिखाई पड़ते हैं जो हिरण का शिकार करके उसको खींच के ले जाते हैं। नेथन और ऑरेली उन दोनों आदमियों का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों आदमी एक बड़ी सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी पुरानी कबाड़ हो चुकी गाड़ियां पड़ी थी और वहां पर उन दोनों आदमियों का घर भी होता है। उसी घर के बराबर वाले ग्राउंड पर बैफोमेट का एक बड़ा सा स्टैचू खड़ा होता है
जिन लोगों को नहीं पता कि बैफोमेट क्या होता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि बैफोमेट एक डायटी है, यानी कि एक ऐसी सुपर नेचुरल एंटिटी है जिसका आधा शरीर औरत का होता है और आधा शरीर आदमी का होता है। उसका सर एक बकरे का होता है और उसके सीने पर पेंटाग्राम का साइन बना होता है। वहीं पर उसका एक हाथ ऊपर की तरफ होता है और एक हाथ नीचे की तरफ होता है, जो दर्शाता है एज अबव सो बिलो, यानी कि जितना ऊपर उतना ही नीचे। कुछ लोग मानते हैं कि बैफोमेट कुदरत में संतुलन का सिंबल है। वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि बैफोमेट शैतान का स्वरूप है। और वैसे भी देखा गया है कि बैफोमेट की पूजा वो लोग करते हैं जो लोग शैतान के भक्त होते हैं और वो बैफोमेट को अपना खुदा मानते हैं। नेथन और ऑरेली देखते हैं कि उस बैफोमेट को लोहे से बनाया गया है और उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर एक आदमी को आसानी से बंद कर दिया जाए। और सबसे ज्यादा खौफनाक जो बात थी वो ये थी कि उस बैफोमेट के स्टैचू के अंदर एक आदमी बंद था और उस बैफोमेट के नीचे आग जल रही थी और वो आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीखें सुनकर वो दोनों आदमी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। असल में वो दोनों आदमी आदमखोर थे जो उस बैफोमेट के अंदर इंसान को डालकर पकाते थे और फिर पकने के बाद उस इंसान को खाया करते थे। नेथन और ऑरेली समझ गए कि उस बैफोमेट के अंदर जिस इंसान को डालकर पकाया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही जापानी आदमी है जो उनको सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दिया था। ये सब देखकर नेथन और ऑरेली बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से वो दोनों भाग जाते हैं। ऑरेली तुरंत कैंप का सारा सामान समेटती है और वहां से नेथन को लेकर निकलने लगती है। वहां पर नेथन को वही नाव दिखाई पड़ती है जो उसको पिछली रात दिखाई दी थी, जिसको कैरन लेकर जा रहा था। वो दोनों उस नाव में सवार होते हैं और झील के बीचों बीच जाते हैं और उस झील के बीचों बीच जाते वक्त नेथन उस नाव से पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। तभी तुरंत ऑरेली पानी में कूदकर नेथन को बचाती है और वो दोनों किसी तरह किनारे तक आ जाते हैं। वो दोनों उस जंगल से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों बस एक सर्किल में ही चले जा रहे हैं, यानी कि वो जिस जगह से पहले गुजर चुके हैं लौट फिरकर उसी जगह पर बार बार वापस आए जा रहे हैं। ऐसा ही करते करते रात हो जाती है और वो दोनों उसी जंगल में किसी तरह छुपते हैं। तब ऑरेली नेथन को बताती है कि उसने नेथन से झूठ बोला था। उस जंगल में कोई भी नर्क तक जाने का रास्ता नहीं है और जो वो किताब है उसमें भी कोई जादू नहीं है। उसने ये किताब खुद बनाई थी। लेकिन नेथन ऑरेली को एक बेहद भयानक बात बताता है कि इस किताब में जो लिखा है वो सब कुछ सच है और जंगल में आने से पहले ये सारी बातें आइक ने उसको खुद बताई हैं। और आइक ने यह भी बताया था कि ऑरेली अपने साथ मैक्सिन के गले का पट्टा भी लेकर आई है, जो बाद में वो नेथन को जंगल में पड़ा हुआ कहीं दिखाती है और कहती है कि ये पट्टा निशानी है कि मैक्सिन अब नर्क से आजाद हो गई है। ये सारी बातें सुनकर ऑरेली हैरान हो जाती है क्योंकि वो सच में ऐसा ही करने वाली थी और इस बात का जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया था, यानी कि आइक नाम का जो काल्पनिक कैरेक्टर ऑरेली ने बनाया था वो सच में वजूद रखता है और इस किताब में जो लिखा है वो अब सच साबित हो रहा है। चौथी लेयर में पहुंचने से पहले उन दोनों को सर्ब्रस के गले में बंधी हुई चैन की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ नेथन और ऑरेली चौथी लेयर में पहुंच जाते हैं। इस चौथी लेयर में वो दोनों इंसानी गलतियों के द्वारा बनाए गए नर्क का सामना करते हैं और उन दोनों को वो दो आदमखोर आदमी पकड़ लेते हैं। जब वो आदमी उन दोनों को अपनी उसी जगह पर ले जाते हैं और वहां पर ऑरेली को जानवरों के एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और वहीं नेथन को वो दोनों बैफोमेट के अंदर डाल देते हैं और उसको जिंदा पकाना शुरू कर देते हैं। जब ऑरेली होश में आती है तो वो देखती है कि बैफोमेट के चारों तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, जो जाहिर सी बात थी कि उन दोनों आदमखोर आदमियों ने खाने के बाद वहीं छोड़ दी थी। उस बैफोमेट के अंदर से नेथन की चीखने की जोर जोर से आवाजें आती हैं और वो बार बार ऑरेली का नाम लेकर उसको बचाने के लिए बोलता है। ऑरेली किसी तरह पिंजरे पर लात मार मार कर उसको खोल देती है और पास ही बड़ी बंदूक से उन दोनों आदमियों को मार देती है। ऑरेली बैफोमेट को खोलती है और उसके अंदर से नेथन सही सलामत जिंदा बाहर आ जाता है। वो दोनों अब काफी खुश हो जाते हैं और अब दोनों भाई बहन उस जंगल से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी उन दोनों को एक कुत्ता दिखाई पड़ता है जिसका पैर बियर ट्रैप में फंसा होता है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि बियर ट्रैप लोहे का एक मैकेनिकल फंदा होता है जिसको भालू पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेथन उस कुत्ते का पैर उस बियर ट्रैप से निकाल देता है और वो कुत्ता अब आजाद होकर वहां से चला जाता है और नेथन को अब एहसास होता है कि ये कुत्ता मैक्सिन का ही एक रूप था और इस कुत्ते की आजादी के साथ ही अब मैक्सिन भी नर्क से आजाद हो गई है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही दिखाया जाता है कि ऑरेली बदआवाज भाग रही होती है, उसको हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं और उसको डरावनी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। ऑरेली नेथन को ढूंढ रही होती है और जो गड्ढा उन्होंने नर्क में जाने के लिए खोदा था उसमें से शैतान बाहर आ रहे हैं और वो शैतान ऑरेली के पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। ऑरेली वो गड्ढा भरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। ऑरेली डेस्परेटली भागकर टेंट के अंदर छुप जाती है और टेंट की एंट्रेंस की तरफ बंदूक तान लेती है। नेथन ऑरेली को ढूंढता हुआ टेंट की एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है और तभी फिल्म एकदम से एंड हो जाती है और यही एंड दिखाया गया है फिफ्थ लेयर के रूप में, यानी कि एबिसिस, यानी कि नर्क। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा शख्स है जो इस मूवी को देखने के बाद भी जिंदा है
और क्या वाकई में इस मूवी की यही हकीकत है? और सबसे बड़ा सवाल कि मुझे इस मूवी की पूरी कहानी कैसे पता है? तो दोस्तों, मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन इस मूवी को मैंने खुद देखा है और इस फिल्म के ऊपर श्राप वाली पूरी कहानी इस मूवी का ही एक हिस्सा है। मतलब श्राप की पूरी कहानी एक गिमिक है, यानी कि श्राप की पूरी कहानी मूवी का प्लॉट है। लेकिन यकीन मानिएगा, ये श्राप वाली कहानी मूवी देखते वक्त अपना असर हमारी साइकोलॉजी पर जरूर दिखाती है। जब मैं ये मूवी देख रहा था तब मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरे साथ कुछ बुरा होगा, बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप भी इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। ये मूवी ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं समझता हूँ कि एक बार इस मूवी को आप सबको जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।